टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गैंगस्टर मामलों में विशेष न्यायाधीश आरपी सिंह राणा ने स्वाट्स अधिकारी विनोद बी लाल की कई तारीख से न्यायालय में उपस्थित न होने पर उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। विशेष लोक अभियोजक अतुल सिंह चौहान ने बताया कि विनोद बी लाल एवं डेविड दत्त के विरुद्ध नैनी थाने में गैंगस्टर का मुकदमा 2018 में पंजीकृत हुआ था। आरोप था कि इनका एक संगठित गिरोह है जो धोखाधड़ी, छल कपट, आर्थिक अपराध कर धन अर्जित करते हुए उपरोक्त मामले में पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। इसमें विनोद बी लाल जमानत पर रिहा हुए थे। मामला आरोप तय होने के स्तर पर चल रहा है। अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। इस मुकदमे के अलावा लाल बंधुओं के ऊपर कई आपराधिक धर्मांतरण के जैसे गंभीर आरोप है। मुकदमा पंजीकृत है। फतेहपुर पुलिस ने अप्रैल 2022 में हुए सामूहिक धर्मांतरण मामले में जांच कर रही है, जिसमें कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल, विनोद बी लाल सहित अन्य कई लोग आरोपी हैं। फतेहपुर पुलिस विनोद बी लाल की तलाश कर रही है, लेकिन लाल बंधु में से किसी ने भी न्यायालय में हाजिर नहीं हुए हैं, जिस पर आज विनोद बी लाल के ऊपर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कुछ मुकदमे में लाल बंधुओं ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इलाहाबाद के अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट ने सैम हिगन-बॉर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस स्वाट्स के निदेशक विनोद बी लाल के खिलाफ गैंगस्टर के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट विनोद बी लाल को तलब किया है, लेकिन उनकी तरफ से हाजिरी माफ़ी एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई। इससे पहले भी कई बार विनोद बी लाल कोर्ट में उपस्थित हुए। इसे देखते हुए कोर्ट ने हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन खारिज की। इसके साथ ही विनोद बी लाल को मिली जमानत निरस्त करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कोर्ट ने किया है। कोर्ट ने विनोद बी लाल को 14 मार्च को पेश करने का आदेश भी दिया है। ऐसे में अब विनोद और लाल बंधुओं की मुश्किल बढ़ गई है। शुक्रवार को जहां धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, बम से हमला किया गया, तो वहीं उमेश पाल हत्याकांड में आज बुधवार को सुबह से ही बड़ी कार्रवाई पीडीए और पुलिस के द्वारा की गई। जहां चकिया इलाके में एक मकान को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। ये मकान जफ़र अहमद खान का बताया जा रहा था, जिसमें पिछले काफ़ी दिनों से शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी परिवार के साथ रह रही थी। वहीं उमेश पाल हत्याकांड को लेकर ये कार्रवाई की गई और मकान को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें, मकान से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के समय जब सामान निकाला जा रहा था, तो इसमें से परिवार की फ़ोटो और राइफ़ल और तलवार के साथ कई पोस्टर भी मिले हैं। ऐसे पे उमेश पाल के परिवार, मां और पत्नी ने क्या कुछ कहा इस कार्रवाई पर, आइए सुनाते हैं। चला गया, मेरे बेटा को दुश्मनों ने लूट लिया। उसमें आतिक और अशरफ का हाथ था। जैसे मेरे बेटे को मिट्टी में मिलाए इन लोगों ने, वैसे ही लोगों को मिट्टी में मिलाए सरकार। बस तो आज जो कार्रवाई हुई बुलडोजर की, संतुष्ट है? देखिए, कान से सुन रहे हैं कि काउंटर हुआ या मकान गिरा, सुन रहे हैं, लेकिन जब तक अतीक अशरफ मारे नहीं जाएंगे, जब तक ये आत्मा की तसल्ली नहीं मिलेगी। मेरे बेटों को जैसे मारा है, वैसे इसको मार के मुझको बदला। मेरे पिता तुल्य योगी आदित्यनाथ हैं, वो उनको जब तक नहीं दंड देंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। संतुष्ट हूँ, लेकिन वो कार्रवाई पूरी तरह से ख़त्म नहीं करवाएंगे। जब तक उसका पूरा खात्मा नहीं होगा, तब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस बात से। वहीं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर उमेश पाल के परिवार का कहना था, जिस तरह से उमेश पाल के साथ हुआ है, वैसे ही अतीक और अशरफ के साथ होना चाहिए, तब संतुष्टि मिलेगी। तो वहीं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अब अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि ये मकान अतीक अहमद का नहीं है। अतीक अहमद की पत्नी इसे किराए पर लेकर रहती थी। ये जफ़र अहमद खान का मकान है। जफ़र अहमद खान बांदा में एनआई के रिपोर्टर हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है अधिवक्ता का, आइए सुनाते हैं। चकिया में एक मकान श्री अतीक अहमद के नाम पर जो है गिराया जा रहा है। इसमें ये बात स्पष्ट करनी है कि ये मकान श्री अतीक अहमद का नहीं है, ये श्री जफ़र अहमद खां का ये मकान है, जो कि बांदा में एनआई के पत्रकार हैं। उन्होंने ये मकान सन 2001 में 7 जनवरी सन 2021 को ख़रीदा था। और ख़रीदने के बाद, क्योंकि उसी वक्त श्री अतीक अहमद का मकान गिराया जा चुका था और उनकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी बच्चों के साथ,
तो उन्होंने इस मकान को श्री ज़फ़र अहमद खां से किराए पर लिया हुआ था और वो इस मकान में किराए पर रह रही थी। मकान में बिजली का जो मीटर लगा हुआ है, बिजली कनेक्शन है, वो भी श्रीमती शाइस्ता परवीन के नाम से है, लेकिन मकान श्री ज़फ़र अहमद खां का साहब का है जो है। और ये मकान बेनामी बताकर जो है श्री ज़फ़र अहमद खां को बिना नोटिस दिए एडीए इस मकान को गलत तरीके से, अवैध तरीके से ध्वस्त कर रहा है। श्री ज़फ़र अहमद खां को कोई नोटिस नहीं दी गई ध्वस्तीकरण की, उनको पता भी नहीं चला, उनको न्यूज़ के ज़रिए से पता चल रहा है कि उनका मकान गिराया जा रहा है। इस मकान में श्रीमती शाइस्ता परवीन, उनका परिवार सिर्फ किराए पर रह रहा था, किराएदार था, ये उनका मकान नहीं था। ये श्री ज़फ़र अहमद खां के स्वार्जित आय से जो है, ईमानदारी से कमाई हुई संपत्ति से बनाया हुआ मकान था, जिसमें पीडीए ने उनको ना तो नोटिस दिया, ना ही मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए, और बेनामी संपत्ति बताकर इसको गिरा दिया है। ये बहुत ही जो है गलत काम किया है पीडीए ने। इसके खिलाफ जो है हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाएंगे। दिल्ली से खान दौलत तनीब एडवोकेट। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बीते शुक्रवार को उमेश पाल पर हमला हुआ था और शूटआउट में उमेश पाल की हत्या हो गई थी और साथ ही 2 सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जहां सिपाही संदीप निषाद की पहले ही मौत हो गई थी और जिसके बाद राघवेंद्र गंभीर रूप से घायल होने के कारण एसआरएन से उन्हें लखनऊ रेफर किया गया था, जहां राघवेंद्र का इलाज चल रहा था। वहीं कई दिनों के इलाज के बाद आज राघवेंद्र अपनी जंग हार गए और आज वे शहीद हो गए। बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में राघवेंद्र और संदीप दोनों उनके गनर सुरक्षा कर्मी थे और लड़ाई के दौरान बदमाशों से उन्हें गोली लगी थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं मौत के बाद परिजनों में गम का माहौल है और रो रो के बुरा हाल है। ऐसे में बीजेपी के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह वहां पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। तो वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों का। बता दें, लालगंज थाना क्षेत्र के कोहरिया गांव के रहने वाले थे मृतक सिपाही राघवेंद्र सिंह। सामने आई है प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड मामले में जो सिपाही घायल था उसने आज दम तोड़ दिया है। क्या घटनाक्रम रहा है सर? ये हमारे जो उस घटनाक्रम में घायल हुए थे हमारे साथी राघवेंद्र, आज ट्रॉमा सेंटर में हम उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। डॉक्टर पूरा प्रयास किए और इस प्रकार उन्होंने अपने कर्तव्य की वेदी पे सर्वोच्च बलिदान दिया। इस बलिदान से उत्तर प्रदेश पुलिस को इस संकल्प को और बल मिला है कि हम माफिया के विरुद्ध जो कार्रवाई हमारी जारी है उसको और मजबूती से और मन लगा के और निष्ठा से करें और जो इसके दोषी हैं उनको कानून के समक्ष शीघ्र से शीघ्र पेश करें। इसमें मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए, लेकिन जिस नौजवान की आज मृत्यु हुई है, एक कायरतापूर्ण हमला अपराधियों ने किया है प्रयागराज में। वो हमारे सरेनी विधानसभा क्षेत्र का कोरिहरा का रहने वाला नौजवान है। उनके पिताजी भी पुलिस में थे। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन मैं इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी कायरतापूर्ण हमला जिन लोगों ने किया है उसमें एक भी सदस्य नहीं बचेगा जिसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ना हो जाए। आज भी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त एक्शन लिया है और जो भी लोग इसमें शामिल थे उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है और एक अपराधी जो उसमें शामिल था वो मारा गया है और जो बचे हैं वो एक एक करके चुन चुन के मारे जाएंगे। इतना ही मेरी अपनी तरफ से मुख्यमंत्री से निवेदन है। क्षेत्र के नौजवान होनहार इसके कायरतापूर्ण हमला इसके ऊपर किया गया, आज इसकी दुखद मृत्यु हुई है, इसीलिए उसके आवास पे हम यहाँ पर आए हुए हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ उनके परिवार को ताकत दे और दुख सहने की क्षमता दे। लेकिन जिन अपराधियों ने कायरतापूर्ण हमला किया है, मैं अपनी तरफ से आश्वस्त हूँ कि भाजपा की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने भी सदन में भी कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो जो भी अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं, एक एक करके मिट्टी में दफन किए जाएंगे। ये भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है और वैसे ही कार्रवाई होगी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां उमेश पाल हत्याकांड में सदाकत नाम के व्यक्ति की संलिप्तता मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था
वहीं कई चैनल व अखबारों के द्वारा सदाकत को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अधिवक्ता बताए जाने पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने नाराज़गी जाहिर की है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जहां संयुक्त सचिव अमरेंदु सिंह ने एक पत्र जारी करते हुए खंडन किया है कि सदाकत नाम का कोई भी व्यक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं है और सदाकत नाम का व्यक्ति कोई हाईकोर्ट में काम नहीं करता है। ऐसे में साथ ही खंडन करते हुए कहा है कि इस तरह का प्रचार प्रसार ना किया जाए और क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं आपको। प्रयागराज जनपद के धूमनगंज थाना अंतर्गत उमेश पाल अधिवक्ता एवं एक पुलिसकर्मी के दोहरे हत्याकांड में शामिल एक व्यक्ति सदाकत खान की गिरफ्तारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास से की गई, जिसके बारे में कल रात से इस बात का प्रचार सोशल मीडिया एवं अन्य छोटे छोटे न्यूज़ ग्रुपों में किया जा रहा था कि वह माननीय उच्च न्यायालय में वकालत करता है। आज कार्यालय खुलने पे जब इस सत्यता की जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि सदाकत खान नाम का कोई भी व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय में पंजीकृत नहीं है, न ही उसने वहाँ पे आवेदन किया है। कहीं न कहीं इस प्रकार की सूचनाएं आज पुनः समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई। इससे अधिवक्ताओं की छवि धूमिल होती है। मैं निवेदन करता हूं और खंडन भी करता हूं इस बात की कि इस प्रकार की सूचनाएं न प्रकाशित किया जाए। बिना सत्य की जांच प्रकाशित करने से अधिवक्ताओं की छवि धूमिल होती है, माननीय उच्च न्यायालय की छवि धूमिल होती है। निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की सूचनाओं पर अंकुश लगाया जाए और लोग प्रचारित न करें। अमरेंदु सिंह, संयुक्त सचिव प्रेस, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोड नंबर 93 के पास आग लगी। कोड नंबर 93 के पास आग लगी और कर्मचारी वकीलों में मचा हड़कंप। कोर्ट के अंदर अफरा तफरी, तेज धुआं उठने से मचा हड़कंप। आग लगने के कारण अभी नहीं हो सका स्पष्ट। सिविल लाइन थाना इलाके में उच्च न्यायालय का है मामला। बता दें जहां आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोड नंबर 93 के पास अचानक आग लग गई, मगर आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, जिससे पूरे में धुआं हो गया। तेज़ धुएं के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं थोड़ी देर में पहुंची फायर ब्रिगेड और स्थानीय कोर्ट के कर्मचारियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया, जिसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज अचानक बुधवार को आग लगने से मची अफरा तफरी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।